द डीप डाइव के आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा थोड़ी अलग होने वाली है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा ये शो किसी एक आर्टिकल की बस समरी देने के बारे में नहीं है। हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि अलग अलग सोर्सेस को एक साथ रखा जाए और फिर किसी एक विषय की पूरी तस्वीर को समझा जाए। सही कहा। और आज की तस्वीर सच में बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली। और आज हमारे पास बिल्कुल अलग अलग दिशाओं से आने वाले 4 बहुत ही दिलचस्प सोर्सेज हैं। पहला एक बहुत डिटेल्ड एकेडमिक रिसर्च पेपर है जो इस बात की गहराई में जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग का यानी IPL का खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनकी मानसिकता पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, वो पेपर काफी आई ओपनिंग है। दूसरा सोर्स एक ताज़ा मीडिया रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 2025 के IPL के दौरान आने वाले इंट्रूसिव एड्स जो लगातार आते हैं और उनके दुष्प्रभाव पर सवाल उठाती है। तीसरा सोर्स एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है। इसमें IPL की गिरती हुई वैल्यूएशन की एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखी गई है जिसकी देखिए शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वही तो, नंबर्स आम धारणा से बिल्कुल अलग हैं। और चौथा सोर्स जो मुझे पर्सनली सबसे अनोखा लगा वो दरअसल 2024-25 का एक यूनिवर्सिटी सिलेबस है जिसमें क्रिकेट कल्चर एंड मीडिया नाम का एक पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो इन चारों सोर्सेस को मिलाकर आज हमारा मिशन है भारत में क्रिकेट का कमर्शियलाइजेशन और इसका बदलता स्वरूप समझना। ये अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। आज क्रिकेट सिर्फ मैदान पर खेला जाने वाला एक खेल नहीं है, बल्कि ये एक $multi-billion इंडस्ट्री और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में क्रेडिट स्कोर के लिए पढ़ाई जाने वाली एक विषय वस्तु बन चुका है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। अगर इन चारों सोर्सेस को एक साथ रखकर एक दूरदृष्टि से देखा जाए तो ये एक ऐसे खेल की कहानी बयां करते हैं जिसे एक जमाने में फ्लैनल्स पहनकर खेला जाने वाला जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था, लेकिन आज ये पूरी तरह से एक हाईली पैकेज्ड कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका है। हाँ, एक प्रोडक्ट जिसे बेचा जा रहा है। सही पकड़ा आपने। ये परिवर्तन सिर्फ स्टेडियम के अंदर नहीं हुआ है, इसने हमारी इकोनॉमी, हमारे एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के तरीकों और जैसा कि हमने देखा हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी अपने दायरे में ले लिया है। हम अब सिर्फ एक बैट और बॉल का मुकाबला नहीं देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम दरअसल एक ऐसी विशाल मशीनरी को देख रहे हैं जो पैसा, मीडिया राइट्स और अटेंशन इकोनॉमी के फ्यूल पर चलती है। और जब किसी खेल का इस स्केल पर कमर्शियलाइजेशन होता है तो उसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स अंजाम सामने आते हैं। आज हम इसी विश्लेषण में उन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। शुरुआत हम उस चौथे सोर्स से करते हैं जिसने मेरा ध्यान सबसे पहले खींचा था, एक यूनिवर्सिटी का एक्चुअल सिलेबस। हाँ, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। सोचिए अब कॉलेज के स्टूडेंट्स UG 21 OE 004 क्रिकेट कल्चर एंड मीडिया नाम का कोर्स पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि क्रिकेट सच में अब सिर्फ बाउंड्री रोप तक सीमित नहीं है। जब मैं इस कोर्स के मॉड्यूल्स देख रही थी तो उनके नाम बहुत कुछ कह रहे थे। कैसे नाम थे? जैसे एक मॉड्यूल का टाइटल है सिनेक्डोक ऑफ इंडियन कल्चर। अब किसी भी आम इंसान के लिए ये थोड़ा एकेडमिक जार्गन लग सकता है। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझें तो जैसे किसी कार को सिर्फ व्हील्स कहकर बुलाया जाता है, वहाँ व्हील्स पूरी कार को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मतलब एक हिस्सा पूरी चीज का प्रतीक बन जाता है। एग्जैक्टली। सिलेबस ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि क्रिकेट अब सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये भारत की पॉप कल्चर, पॉलिटिक्स और राष्ट्रवाद को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्रतीक बन चुका है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिलेबस खुद इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करता है कि मीडिया और ब्रांडिंग ने मिलकर इस खेल का DNA हमेशा के लिए बदल दिया है। सिलेबस में स्पष्ट रूप से एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है और वो शब्द है क्रिकेटाइनमेंट। क्रिकेटाइनमेंट मतलब क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का फ्यूजन। बिल्कुल। इसे अब इस तरह से डिजाइन और ब्रॉडकास्ट किया जाता है जैसे ये कोई लाइव मीडिया परफॉर्मेंस हो या फिर आप कह सकते हैं कोई लंबा चलने वाला सोप ऑपरा। मैच के नतीजे से ज्यादा इस बात पर फोकस होता है कि देखने वालों को हर दिन एक नया ड्रामा मिले, एक नया हीरो मिले। हाँ, और एक इमोशनल उतार चढ़ाव मिल सके। खिलाड़ी अब सिर्फ एथलीट नहीं रहे, वो अब ग्लोबल कैरेक्टर्स बन गए हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू उनके स्ट्राइक रेट से ज्यादा उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पर निर्भर करती है। और इस एवोल्यूशन को समझने के लिए उस सिलेबस में एक और बहुत पावरफुल टर्म का इस्तेमाल हुआ है, अनहोली ट्रिनिटी। ये 3 ऐसी चीजों का गठजोड़ है जो शुरुआती दौर में बिल्कुल अलग थे, क्रिकेट,
मीडिया और बॉलीवुड। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक और सक्सेसफुल रहा है। वही तो, इन तीनों की तिकड़ी ने मिलकर एक ऐसी ताकत बनाई है जिसने सिलेबस के अनुसार आईपीएल के जरिए इस खेल को हमेशा के लिए बॉलीवुडाइज्ड कर दिया है। अब मैदान पर सिर्फ स्पोर्ट नहीं होता, वहाँ एक स्पेक्टिकल होता है। हाँ, ग्लैमर का तड़का है, लाउड म्यूजिक है, चीयर लीडर्स हैं और एक ऐसी चकाचौंध है जो इस पूरे इकोसिस्टम को मुनाफा कमाने की एक बहुत बड़ी और सक्सेसफुल मशीन बना देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल? जब खेल एक बॉलीवुड मूवी बन जाए तो उस मूवी के स्टार्स यानी हमारे खिलाड़ियों पर इसका आखिर क्या असर होता है? हमारे पहले सोर्स यानी उस एकेडमिक पेपर में इसका बहुत डिटेल्ड आकलन किया गया है। उस रिसर्च पेपर का डेटा सच में ग्राउंड रियलिटी को सामने रखता है। अगर हम इस कमर्शियलाइजेशन के फाइनेंशियल स्केल की बात करें तो पेपर में एक बहुत ही सटीक तुलना दी गई है। मैं पढ़ रही थी वो। हाँ, जब 1983 में कपिल देव की टीम ने पहला वर्ल्ड कप जीता था तो पूरी टीम की प्राइज मनी सिर्फ 14.3 लाख रुपए थी। उस समय खिलाड़ियों के पास कोई पीआर टीम्स नहीं होती थी। और 2011 की बात करें तो वही एमएस धोनी की कप्तानी में जब 2011 में वर्ल्ड कप आया तो वही प्राइज मनी बढ़कर 13.8 करोड़ रुपए हो गई। ये एक क्वांटम लीप है। ये पैसा उन ग्लोबल ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स से आया जो इस बढ़ती हुई क्रिकेटाइजमेंट वेव का हिस्सा बनना चाहते थे। ये अकेला आंकड़ा दिखाता है कि कमर्शियलाइजेशन ने खेल की आर्थिक स्थिति को किस दिशा में मोड़ दिया है। और हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इस पैसे ने और इस नए स्ट्रक्चर ने खिलाड़ियों को कई नए फायदे भी दिए हैं। ये एकेडमिक पेपर इस एस्पेक्ट पर काफी बैलेंस मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हुआ है। सही बात है। अगर हम स्ट्रिक्टली प्रदर्शन और स्किल्स की बात करें तो आईपीएल और टी20 फॉर्मेट ने एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाला है। गेम का पूरा ग्रामर ही बदल गया है पिछले कुछ सालों में। वो कैसे? उस बदलाव को हम मैदान पर हर दिन देखते हैं। रिसर्च पेपर इस बात पर खासकर रोशनी डालता है कि बाजारीकरण के कारण खिलाड़ियों की टेक्निकल स्किल्स में एक क्रांति आई है। बैटिंग का ही उदाहरण ले लें। हाँ, आजकल तो बैट्समैन कुछ भी शॉट मार देते हैं। वही, क्योंकि अब बैट्समैन को कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होते हैं। इसके चक्कर में 360 डिग्री शॉट्स, स्कूप्स और स्विच हिट्स जैसे नए आविष्कार हुए हैं। बॉलिंग में भी सर्वाइवल के लिए नई टेक्निक्स आई हैं, जैसे नकल बॉल्स हो गए, वाइड यॉर्कर्स हो गए। एग्जैक्टली। और स्लोअर बाउंसर्स और फील्डिंग का स्टैंडर्ड तो इस फॉर्मेट की वजह से अंतरराष्ट्रीय मापदंडों से भी आगे निकल गया है। होल्ड अ कैच एंड विन अ मैच अब सिर्फ एक कहावत नहीं रही, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा पेपर एक और बहुत खूबसूरत पॉइंट उठाता है जिसे उन्होंने क्रॉस कंट्री वी फीलिंग कहा है। जब अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक ही ड्रेसिंग रूम में महीनों साथ वक्त बिताते हैं तो उनके बीच की दूरियां कम होती हैं, एक ग्लोबल भाईचारा बनता है। इसके साथ साथ लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है, फॉरेन करेंसी आती है और देश में हजारों नए रोजगार पैदा होते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये आती है कि पेपर इस पॉजिटिव नोट पर रुकता नहीं है। वो इस चमक दमक के पीछे की डार्क साइड पर उतनी ही डिटेल में बात करता है और ये डार्क साइड भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, हर चीज की एक कीमत होती है। वही, जब सिस्टम में इतना ज्यादा पैसा और प्रेशर एक साथ आ जाए तो उसकी कीमत कहीं ना कहीं चुकानी पड़ती है और सबसे पहले ये कीमत खुद खिलाड़ी चुका रहे हैं। और ये कीमत फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर चुकाई जा रही है। पेपर में ओवर टायर्डनेस या अत्यधिक थकान को एक बहुत बड़ी एपिडेमिक बताया गया है। एक आंकड़ा दिया गया है कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में सिर्फ 54 दिनों के अंदर 76 मैच खेले जाते हैं। ये नंबर सच में डराने वाले हैं। सोचिए जरा, एक टीम को सिर्फ फाइनल तक पहुंचने के लिए करीब 14-15 मैच खेलने पड़ते हैं, वो भी लगातार ट्रैवल करते हुए और भारत की उस भयंकर गर्मी में। इस रूटीन का असर खिलाड़ियों की बॉडी और माइंड पर बहुत भारी पड़ता है। तभी तो इतने प्लेयर्स इंजर्ड नजर आते हैं। बिल्कुल, खिलाड़ी इतने इंजर्ड हो रहे हैं कि कई बार वे आम तौर पर अपने देश के लिए इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाते या इंटेंशनली स्किप कर देते हैं ताकि वो फिट रहकर आईपीएल खेल सके। क्योंकि आर्थिक सुरक्षा तो वहीं सबसे ज्यादा मिल रही है उन्हें। सही कहा। इसके अलावा पेपर मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी जैसी गंभीर समस्याओं को भी हाईलाइट करता है। साल 2000 में साउथ अफ्रीका के कप्तान हांजी क्रोंजे का स्कैंडल और पाकिस्तान के 19 साल के मोहम्मद आमिर का जिक्र है, जिसने सिर्फ चंद नो बॉल्स फेंकने के लिए अपने प्रॉमिसिंग करियर को तबाह कर दिया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब यंग खिलाड़ी इस बेहिसाब चकाचौंध और पैसे को देखते हैं तो उनमें जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट्स लेने की मानसिकता पैदा हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली जो पुरानी धारणा थी
वो धुंधली पड़ने लगती है। हर कीमत पर जीतने की मानसिकता, विन एट एनी कॉस्ट, ने गेम को थोड़ा रूथलेस बना दिया है। लेकिन ठीक है, हम समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों पर प्रेशर है। पर अगर हम अपने तीसरे सोर्स यानी 2025 के आईपीएल एड्स पर आई उस ताजा मीडिया रिपोर्ट पर नजर डालें तो कुछ और ही पता चलता है। हाँ, वहाँ दर्शकों की अलग ही परेशानी है। एग्जैक्टली पता चलता है कि इस कमर्शियलाइजेशन का एक बहुत ही एग्जॉस्ट करने वाला असर सिर्फ प्लेयर्स पर नहीं बल्कि हम दर्शकों पर भी पड़ रहा है। मैं वो रिपोर्ट पढ़ रही थी और मुझे लगा कि हर क्रिकेट फैन इस दर्द को महसूस कर सकता है। खेल का मजा तब बिल्कुल खत्म हो जाता है जब एड ब्रेक्स मैच से ज्यादा लंबे लगने लगे। उस रिपोर्ट में जिसे विजुअल पोल्यूशन कहा गया है, वो ब्रांड्स द्वारा की जा रही एक बहुत ही अग्रेसिव मार्केटिंग का नतीजा है। ब्रांड्स ने अब आईपीएल 2025 को एक मार्केटिंग बैटलफील्ड बना दिया है जहां ऑडियंस का अटेंशन प्रैक्टिकली कैप्टिव है। हम तो बस क्रिकेट देखने बैठते हैं। पर होता क्या है, फैंस क्रिकेट देखने आते हैं लेकिन उन पर इतने अलग अलग तरीकों से मार्केटिंग मैसेजेस थोपे जाते हैं कि स्क्रीन पर खेल और एड के बीच की लकीर ही मिट जाती है। डिजिटल ओवरलेज, स्क्रीन स्क्वीज और कांस्टेंट पॉपअप्स दर्शक को मेंटली थका रहे हैं। ब्रांड्स चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट दिमाग में रजिस्टर हो, पर अब उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है। मुझे तो रिपोर्ट में दिए गए स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पढ़कर हंसी भी आई और थोड़ी चिढ़ भी हुई, क्योंकि हम सब ने ये रियलिटी में एक्सपीरियंस किया है। पहला जिक्र था उस कमला पसंद वाले ऐड का। ओहो, वो तो काफी फेमस हो गया गलत कारणों से। इस वॉल्यूम में बचता है कि लोग लिटरली इंटरनेट पर ऐसे ब्राउजर एक्सटेंशंस ढूंढ रहे हैं जो इन स्पेसिफिक एड्स को ऑटोमेटिकली म्यूट कर सके। सोचिए जरा, एक फैन अपने दिन भर के काम के बाद रिलैक्स होकर मैच देखना चाहता है और उसे एड्स से बचने के लिए थर्ड पार्टी टेक टूल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। और दूसरा क्लासिक एग्जाम्पल रिपोर्ट में पार्ले मरी बिस्किट का दिया गया है। अब आप ही सोचिए, एक बहुत ही साधारण सा एवरीडे स्नैक है जिसे बेचने के लिए किसी हाई डेसिबल कैंपेन की शायद जरूरत थी ही नहीं, लेकिन इनका कैंपेन देना जरा मरी एक एंडलेस लूप पर चलाया जा रहा है। रिपोर्ट एक्सप्लिसिटली इस स्ट्रैटेजी को माइंड नंबिंग बताती है। माइंड नंबिंग तो ये वाकई है। मार्केटिंग थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट होता है रेपिटेशन फॉर रिकॉल, यानी बार बार दिखाओ ताकि लोगों को याद रहे। लेकिन जब आप उस रेपिटेशन को एक हद से ज्यादा पुश कर देते हैं तो वो ब्रांड के लिए रिकॉल नहीं बल्कि ऑडियंस के अंदर एक डीप फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। और इस लिस्ट में तीसरा नाम जो शायद आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है मी 11 सर्कल। इनका वो जिंगल आजा मेरे सर्कल में आजा, मतलब खेल का सबसे इंटेंस मोमेंट चल रहा होता है, आखिरी ओवर का थ्रिलर है और जैसे ही ओवर खत्म होता है ये आवाज फुल ब्लास्ट पर कानों पर पड़ती है, जिससे सारा फोकस टूट जाता है। बिल्कुल, ये अब एक आकर्षक जिंगल से ज्यादा एक आक्रामक सेल्स पिच बन चुका है। एक टाइम था जब कमर्शियल ब्रेक का मतलब थोड़ा विश्राम होता था, पानी पीने का टाइम, लेकिन यहाँ तो दर्शकों को घुटने जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। इसे मीडिया रिपोर्ट ने सच में एक एडवर्टाइजिंग मैराथन का नाम दिया है। यही वजह है कि फैंस का पेशेंस अब जवाब दे रहा है। जब स्क्रीन का एक बड़ा हिस्सा एल बैंड्स और स्क्वीज बैग्स में घेर लिया हो और बचा हुआ हिस्सा लाउड जिंगल्स ने, तो समझना चाहिए कि उस क्रिकेटेनमेंट मॉडल का सैचुरेशन पॉइंट पास आ रहा है। लेकिन यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। कैसा ट्विस्ट? एक तरफ हम देख रहे हैं कि ब्रांड्स अटेंशन ग्रैब करने के लिए इस हद तक डेस्परेट हैं कि वो इतना बड़ा पैसा बहा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा चौथा सोर्स जो कि डीएनपी एडवाइजरी की ताज़ा फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो इस पूरी चकाचौंध पर पानी फेर देती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर एड्स इतने हावी हैं, ब्रांड्स इतना पैसा फेंक रहे हैं और लोग कंप्लेन करने के बावजूद मैच देख भी रहे हैं, तो अचानक से इस विशाल आईपीएल इकोसिस्टम की वैल्यूएशन यानी उसका आर्थिक आकलन लगातार दूसरे साल क्यों गिर रहा है? ये फाइनेंशियल रिपोर्ट का डेटा किसी भी आम इंसान के फाइनेंशियल लॉजिक को पूरी तरह चैलेंज करता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो नंबर्स बहुत क्लियर स्टोरी बता रहे हैं। डीएनपी एडवाइजरी की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल इकोसिस्टम की टोटल वैल्यूएशन साल 2023 में 92,500 करोड़ रुपए थी। ये अपने पीक पर था 92,500 करोड़। ये बहुत बड़ा अमाउंट है ना? फिर साल 2024 में ये फिगर गिरकर 82,700 करोड़ रुपए पर आया, और अब 2025 में ये फर्दर ड्रॉप होकर 76,100 करोड़ रुपए पर आ चुका है। इस मैसिव करेक्शन के पीछे रिपोर्ट दो सबसे बड़े स्ट्रक्चरल रीजंस बताती है। वो रीजंस क्या हैं? पहला रीजन है वायाकॉम 18 और डिज्नी स्टार का मेगा मर्जर। इसको इस तरह समझिए कि जब किसी प्रॉपर्टी की नीलामी होती है तो उसकी कीमत तभी बढ़ती है जब दो बहुत अमीर खरीदार आपस में भिड़ जाएं।
पिछले कुछ सालों से यही हो रहा था। मीडिया राइट्स के लिए बिडिंग वॉर होती थी। लेकिन अब वो दोनों मिल गए हैं। एग्जैक्टली। अब जब इन दोनों मीडिया जायंट्स ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है, तो वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग वॉर हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अकेले खरीदार के पास मोनोपोली आ गई है, जिसका सीधा असर बीसीसीआई की आगे की मीडिया राइट्स डील्स की बार्गेनिंग पावर पर पड़ेगा। ये एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। लेकिन मैं इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में एक और फैक्टर के बारे में पढ़ रही थी जिसने मुझे और ज्यादा हैरान किया। रियल मनी गेमिंग, यानी आरएमजी एप्स पर लगाया गया नया रेगुलेटरी बैन। मुझे पता था कि इनका प्रेजेंस था गेम में, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स इस फाइनेंशियल इकोसिस्टम के इतने बड़े पिलर्स थे। इनके बाहर होने से आखिर कितना बड़ा डेंट पड़ा है वैल्यूएशन को। ये डेंट छोटा मोटा बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट के नंबर्स के मुताबिक ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हर साल आईपीएल इकोसिस्टम में लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए का कैश इंजेक्शन लाते थे। एक साल में 2000 करोड़? हाँ, सोच कर देखिए। ड्रीम 11 जैसी कंपनी सिर्फ इंडियन टीम की नहीं, बल्कि 8 अलग अलग आईपीएल फ्रेंचाइजेस की प्राइम स्पॉन्सर थी। उनका लोगो जर्सी से लेकर बाउंड्री रोप तक हर जगह था। नए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और टैक्सेशन रूल्स के चलते इन कंपनीज का एग्जिट अब एक तरह से तय हो गया है। एक ही झटके में मार्केट से 2000 करोड़ रुपए का कैश फ्लो गायब हो जाना किसी भी स्पोर्ट्स लीग की वैल्यूएशन को गिराने के लिए काफी है। और इसका असर सिर्फ पुरुषों के आईपीएल तक सीमित नहीं रहा। हाँ, रिपोर्ट में WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का भी जिक्र था, और वहां का पैराडॉक्स तो मुझे और भी अजीब लगा। एक तरफ तो ब्रॉडकास्ट डेटा बता रहा है कि WPL की टेलीविजन रेटिंग्स में करीब 142% का भारी उछाल आया है। 142%, ये बहुत अच्छी ग्रोथ है व्यूअरशिप में। वही ना, मतलब लोग एक्चुअल में वुमेन्स क्रिकेट को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन फिर भी रिपोर्ट कहती है कि WPL की वैल्यूएशन 1350 करोड़ से गिरकर 1275 करोड़ रुपए हो गई है। व्यूअरशिप बढ़ रही है पर वैल्यूएशन गिर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यूअरशिप और स्पॉन्सरशिप हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। जब मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस हो, DNP एडवाइजरी के एन संतोष इस दौर को एक कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। मार्केट अब थोड़ा ठंडा पड़ रहा है और अपनी सही कीमत ढूंढ रहा है। मतलब पहले वैल्यूएशन आर्टिफिशियल लेवल पर थे। एक तरह से हाँ। अब IPL और WPL दोनों को अपना पूरा स्पॉन्सरशिप इकोसिस्टम जीरो से दोबारा बनाना पड़ेगा। RMG कंपनीज का इजी मनी अब जा चुका है। अब इन लीग्स को फिर से ट्रेडिशनल सेक्टर्स की तरफ रुख करना होगा, जैसे फिनटेक कंपनीज हो गई, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG और लाइफस्टाइल ब्रांड्स। लेकिन ये ट्रेडिशनल ब्रांड्स तो RMG की तरह पैसा नहीं उड़ाएंगे ना? बिल्कुल नहीं। इन ट्रेडिशनल ब्रांड्स का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। ये लंबी पार्टनरशिप्स और सस्टेनेबल फैन एक्सपीरियंसेस पर फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ लाउड और इंट्रूसिव एडवर्टाइजिंग पर। तो आज के इस पूरे डीप डाइव में हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा खेल टाइम के साथ इवॉल्व होकर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्रिकेटेनमेंट के रूप में अपनी पक्की जगह बना चुका है। हमने देखा कि इस आर्थिक बूम ने खिलाड़ियों को न सिर्फ बेशुमार दौलत और बेहतरीन टेक्निकल स्किल्स दी, बल्कि साथ ही साथ उन्हें अत्यधिक थकान, इंजरी और सट्टेबाजी जैसे डार्क ट्रैप्स में भी धकेला। दोनों ही पहलू काफी क्लियर थे आज। हाँ, और हमने उस रियलिटी को भी समझा कि दर्शक आज लगातार बजने वाले अग्रेसिव एड्स और विजुअल पोल्यूशन से किस हद तक सफोकेट हो रहे हैं। और अंत में हमने उस आर्थिक रियलिटी चेक का विश्लेषण किया कि इन सब के बावजूद, चाहे वो मोनोपोली हो या नए रेगुलेशंस, इस IPL इकोसिस्टम का वैल्यूएशन बबल अब आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहा है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो दरअसल हमारे पहले सोर्स उस एकेडमिक पेपर के आखिरी हिस्से में छिपे एक छोटे से वाक्य से जुड़ता है। क्या लिखा था वहाँ? वहाँ लिखा था, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम एंड पीपल लाइक्स चेंज आफ्टर अ टाइम। आज हम एक ऐसे अजीब क्रॉस रोड पर खड़े हैं जहाँ एक तरफ विजुअल पोल्यूशन और आक्रामक विज्ञापनों के चलते दर्शक पहले से ही खेल को ब्राउजर्स पर म्यूट कर रहे हैं, उन्हें इरिटेट किया जा रहा है। हाँ, फैंस फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो आगे क्या होगा? क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफा बढ़ाने के लिए बनाया गया ये क्रिकेटेनमेंट का लाउड और एग्रेसिव मॉडल अंततः उसी दर्शक वर्ग को इस खेल से हमेशा के लिए दूर कर देगा जिसने इसे अपने प्यार और टाइम से $1 बिलियन इंडस्ट्री बनाया था? ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या ओवर कमर्शलाइजेशन खुद इस खेल के वजूद और उसकी लंबी उम्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ये सच में एक
बहुत ही गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला विचार है, जिससे सुनने वालों को जरूर अपने दिमाग में थोड़ा प्रोसेस करना चाहिए। क्या आने वाले वक्त में खेल का असली एसेंस बचेगा, या हम सिर्फ एक लाउड एड ब्रेक के बीच थोड़ा सा क्रिकेट देख रहे होंगे? इसी सोचने वाले प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज के इन चारों सोर्सेज ने किसी भी सुनने वाले को क्रिकेट के इस पूरे बिजनेस इकोसिस्टम को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। अगली बार एक ऐसे ही दिलचस्प और नए विषय के साथ फिर लौटेंगे, एक नए डीप डाइव में। तब तक के लिए नए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए। अलविदा।